सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं हम एक टॉपिक है जिसका नाम है शिक्षण अधिगम। हेडिंग लगाइए, शिक्षण शिक्षण अधिगम। शिक्षण अधिगम। शिक्षण अधिगम। आवाज मत करो, लिख लो। हाँ, कहीं भी कैसे भी लिख लो। 2 पेज 4 पेज भरेंगे पूरे पूरे सिलेबस इस सब्जेक्ट के। 4 पेज कहीं भी चिपका देना, कहीं भी लिख लो, कॉपी के पीछे लिख लो, 4-5 पेज छोड़ के कहीं भी लिख लो ना। हाँ, ये ध्यान रखना, जो जो आप लिख रहे हो ना वो आपको पता होना चाहिए मैंने कहाँ लिखा है। फिर ढूंढते फिरोगे कि कहाँ लिखा कहाँ नहीं लिखा। हेडिंग लगाइए, शिक्षण अधिगम। शिक्षण अधिगम। देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात पहली, जितना लिखना में ध्यान नहीं होना चाहिए उतना समझने में ध्यान होना चाहिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये सिर्फ समझने के लिए है। ये जो सब्जेक्ट है ये सिर्फ समझने के लिए, सिर्फ इसको शब्द को समझना है, क्वेश्चन ऑटोमेटिक हो जाएगा। आगे बात समझ में। शिक्षण का मतलब क्या होता है? शिक्षण का मतलब पढ़ाना, और शिक्षण का मतलब पढ़ाना, इंग्लिश में इसको कहते हैं टीचिंग। और आगे बात समझ में। और अधिगम का मतलब होता है, अधिगम का मतलब होता है सीखना। क्या होता है? सीखना। इंग्लिश में कहते हैं रनिंग। तो शिक्षण अधिगम, शिक्षण अधिगम का मतलब, शिक्षण का मतलब पढ़ाना, शिक्षण का मतलब अधिगम का मतलब सीखना। इसका मतलब, इसका पूरा का अर्थ क्या हो गया? पढ़ाना है लेकिन सिखाते हुए किस प्रकार करेंगे। आप जब BSTC कर लोगे, कॉलेज मिल जाएगी, कॉलेज पूरी हो जाएगी, एग्ज़ाम दोगे रीट का, फिर आप सिलेक्शन हो जाओगे, 3rd ग्रेड टीचर बन जाओगे। उसके बाद आप पढ़ाओगे कैसे, वो आज आपको यहाँ पर देखना है। कोई डाउट है किसी को? तो सबसे पहली बात, इन दोनों शब्दों का अर्थ क्या होना चाहिए? इसका अर्थ क्या है? पढ़ाना, पढ़ना नहीं, पढ़ाना। और इस शब्द का अर्थ क्या है? सीखना। क्या अर्थ होता है? सीखना। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको आप सीखना है। क्या करना है? सीखना है। इसका सामान्य अर्थों में काम ले तो अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। कोई डाउट है क्या? समझ में आ गया? अधिगम जहीं कहीं भी दिखे, इसका मतलब आप सीधा एक शब्द पकड़ना है, सीखना। कहीं पर भी, चाहे यहाँ हो, चाहे पेपर में हो, एग्जाम में हो, चाहे 3rd ग्रेड के एग्जाम हो, 1st ग्रेड के एग्जाम हो, कहीं पर भी, किसी भी जगह, सामान्य जीवन में भी आगे कहीं प्रयोग होए और अधिगम मिले, इसका मतलब वहां पर एक ही शब्द पकड़ना है कि अधिगम का मतलब है सीखना। कोई डाउट? कोई डाउट? अधिगम के बारे में थोड़ा सा लिख लो, लिखो अधिगम। मैं लिखूंगा कम, थोड़ा ध्यान रखना ना, तो स्पीड लिखना। अधिगम। अधिगम सीखने की एक प्रक्रिया है। अधिगम सीखने की एक प्रक्रिया है। अधिगम एक सीखने की एक, और बोलते रहो, ये प्रक्रिया है। जब तक नहीं बोलोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। दिमाग की जो खिड़कियां है वो कब खुलेगी? बोलने पर। क्योंकि जब घर की खिड़कियां भी कब खुलती है? जब हवा तेज बल चलती है ना। ठीक है, तो अधिगम का मतलब क्या हुआ? सीखना। सीखना का मतलब ये एक प्रक्रिया है। अधिगम एक सीखने की क्या है? प्रक्रिया है। लिखो, अधिगम में, अधिगम में स्वभाव, व्यवहार, स्वभाव, व्यवहार, आदत, अभिरुचि, स्वभाव, व्यवहार, आदत, अभिरुचि,
ज्ञान, समझ, में परिवर्तन करना है, में परिवर्तन करना है। समझ में आ गई बात? और समझ में आ गई क्या? ये बोलो, समझ में आ गई? क्या लिखा हमने? स्वभाव, व्यवहार, आदत, अभिरुचि, ज्ञान और समझ में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। अधिगम का मुख्य अर्थ क्या है? सीखना। अधिगम का मुख्य अर्थ क्या है? सीखना। आप यहाँ आए या पढ़ने ही आए, कुछ न कुछ सीखना आए। जब आप यहाँ आए या पढ़ने आए या सीखना आए हैं तो उसमें आपके स्वभाव में परिवर्तन हुआ होगा, व्यवहार में परिवर्तन हुआ होगा, आदत में परिवर्तन हुआ होगा, अभिरुचि यानी आपकी इच्छाओं में परिवर्तन हुआ होगा, समझ में परिवर्तन हुआ होगा और ज्ञान में भी परिवर्तन हुआ होगा। है स्वभाव का मतलब पहले यहाँ आते थे, पहले नहीं, इससे जो यहाँ आने से पहले आपका स्वभाव थोड़ा सा मान लो अलग हुआ होगा कि आपको सुनने की क्षमता नहीं हुई। यहाँ आने के बाद आपको लगा होगा कि थोड़ा बहुत सुन ले तो अच्छा है, और सही है। व्यवहार, पहले यहाँ आने और जाने में बीच में आप बसों से आते हो कि मोटरसाइकिल से आते हो, पैदल आते हो, जैसे भी आते हो, बीच में जो लोग मिलते हैं उनको देखकर आपका व्यवहार परिवर्तन करते हो कि किससे क्या बोलना है, किस व्यक्ति से कैसे बात करनी है, महिला है तो कैसे बात करनी है, पुरुष है तो कैसे बात करनी है, बच्चा है तो कैसे बात करनी है, सारा आप कहाँ देखते हैं? जब ये अधिगम होता है यानी आप सीखते हो तब। आदत, टाइम हमने कहा कि 9 बजे का, रोज 9 बजे आते हो। अब एक प्रकार की आदत बन गई, रोज 9 बजे आना ही है, वापस जाना है, टाइम से खाना खाना है, घर पे जाकर पढ़ना, एक प्रकार की क्या है? आदत। अभिरुचि, पहले मोबाइल देखने में अभिरुचि थी, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाना था, यूट्यूब देखना था, रील देखनी थी, शॉर्ट्स वीडियो देखने थे। लेकिन अब अभिरुचि यानी अपनी इच्छा परिवर्तन हुई कि थोड़ा घड़ा पढ़ ला, और होता है थोड़ा बहुत लिख लेते, और ये अपना मन में आता है, सब लोगों के आता है, आपके मन में भी आ रहा होगा कि हाँ घर जाकर थोड़ा तो होता होगा, थोड़ा तो पढ़ लूँ मैं, होता है। आप ये भी सोचना है कि जिस समय आप मौज कर रहे होते, आप सो रहे होंगे, किसी कोने में कोई व्यक्ति बैठ के पढ़ रहा होगा, ये भी आप ध्यान रखिए। जिस समय आपके हाथ में मोबाइल होगा उसी समय किसी व्यक्ति के हाथ में किताब होगी, नोट्स होंगे, वो पढ़ता होगा, ये भी आप सोचिए। तो ये अभिरुचि या परिवर्तन। समझ, कहाँ पर क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किस प्रकार बोलना है, किस भाषा का प्रयोग करना है, वो सारा का सारा समझ सीखना या अधिगम से प्राप्त होती है। और ज्ञान से वैसी वृद्धि हो रही है, और हो रही है क्या? तो ये सारी चीज किससे होती है? अधिगम से। कोई डाउट है क्या? नहीं, लिखो फिर आगे। अधिगम से सकारात्मक, अधिगम से सकारात्मक व सक्रिय परिवर्तन होते हैं। अधिगम से सकारात्मक और सक्रिय परिवर्तन होते हैं। कोई डाउट? अधिगम यानी आप जो चीजें सीखोगे उससे परिवर्तन जो होगा वो गलत कभी नहीं होगा। हमेशा अधिगम से क्या होगा? सकारात्मक परिवर्तन होगा, गलत परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप अच्छी चीजें सीखोगे इसका मतलब जो बुरी चीजें आपके पास है वो छोड़ दोगे, ये नहीं कह सकते हम। अरे ये नहीं कह सकते। आप यहाँ आए, पढ़ना सीखना सब कुछ है, कोई सिगरेट पी रहा होगा, हालांकि कभी जिंदगी में पीने ही नहीं चाहिए, हाथ ही नहीं लगाना चाहिए, लेकिन कोई सिगरेट पी रहा है या सीख रहा, सब कुछ कर रहा है, वो बाहर जाके सिगरेट पी रहा है, इसका मतलब उसमें परिवर्तन हम नहीं कर सकते, उसकी बुराइयों में परिवर्तन नहीं कर सकते, उसकी नकारात्मक व्यवस्था में हम परिवर्तन नहीं कर सकते। लेकिन ये परिवर्तन कैसे होता है? सकारात्मक होता है, वो अच्छा व्यक्ति बनने की कोशिश कर सकता है। और आगे बात समझ में? कोई डाउट है क्या? नहीं, लिखो अगला पॉइंट। अधिगम से व्यक्ति के व्यवहार का अनुमान लगाया जा सकता है।
अधिगम से व्यक्ति के व्यवहार का अनुमान लगाया जा सकता है। कोई डाउट है? आगे बात समझ में। अधिगम, जो व्यक्ति सीखता है, सीखने के आधार पर उसको पता चल जाता है कि ये व्यक्ति कैसा है, उसका व्यवहार का अनुमान लगाया जा सकता है कि सही है, बुरा है, कैसा काम करेगा, आगे चलकर काम अच्छा आएगा, ये पढ़ सकता है, एक नहीं पढ़ सकता है, काम कर सकता है, नहीं कर सकता। ये सारी की सारी चीज़ें किससे पता चल जाती है? हमें अधिगम से, या सीखने की प्रक्रिया से हम पता लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है। कोई डाउट है? समझ में आ गई बात? ये तो हुई किसकी बात? अधिगम की। हालांकि अधिगम हम जब रीट में पढ़ते तो अधिगम का एक टॉपिक है, और उस अधिगम के टॉपिक का आगे लगातार पढ़ते रहे, इनकी परिभाषा देके, इनके जो लोग इनके बारे में क्या सोचे उनके बारे में देखे, तो कम से कम 10 दिन 15 दिन का टॉपिक है। ठीक है। हालांकि पूरा नहीं हुआ। पहली चीज हुई अपने, पहला एक शब्द हुआ, वो क्या है? अधिगम। दूसरा लिखो शिक्षण। दूसरा लिखो शिक्षण। शिक्षण, शिक्षण किसे कहते हैं? पढ़ाना। शिक्षण किसे कहेंगे? पढ़ाना। लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं, कोई है ही नहीं, तो क्या वो शिक्षण होगा? नहीं है। अगर आप यहां बैठे और मैं यहां पढ़ा रहा हूं, इसी का मतलब ये शिक्षण है। अगर आप यहां नहीं होते और मैं ऐसे ही बैठा रहता या ऐसे ही बोलता होता, तो क्या शिक्षण होता? और पढ़ाना है तो किसी व्यक्ति को पढ़ाना तो पड़ेगा, किसी व्यक्ति को सिखाना तो पड़ेगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझे पूछते हो, मैं आपका वापस जवाब देता हूँ, और देता हूँ, उसी को क्या कहेंगे? शिक्षण। यानी शिक्षण कोई एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए? दो व्यक्ति होने चाहिए, तभी तो पढ़ा सकते। बाकी कैसे पढ़ा सकते? नहीं पढ़ा सकते। तो लिखो फिर इसमें, शिक्षण दो या दो से अधिक व्यक्ति, शिक्षण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य शैक्षणिक, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य शैक्षणिक संप्रेक्षण, संप्रेक्षण का क्वेश्चन लिख सकते हो। संप्रेक्षण का मतलब होता बातचीत। ठीक है। आगे एक टॉपिक है हमारे इसमें ही, संप्रेक्षण। वो आगे कम्युनिकेशन कहते हैं जिसको इंग्लिश में। संप्रेक्षण होता है शिक्षण में दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य शैक्षणिक संपर्क, क्या होता है? संप्रेक्षण होता है। देखो इसी में आगे, जो अपने विचार विमर्श, जो अपने विचार विमर्श से एक दूसरों को प्रभावित करते हैं, वो क्या है? कोई डाउट है? कोई डाउट है क्या? आगे बात समझ में। कुल मिलाकर बात करें कि दो व्यक्तियों के मध्य की क्रिया जिससे व्यक्ति तर्क वितर्क कर सकते हैं, संप्रेक्षण कर सकते हैं और एक दूसरे के विचार को प्रभावित कर सकते हैं, इसका मतलब वो क्या है? शिक्षण है। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षा क्या है? वो शिक्षा कहीं भी कैसे भी मिल सकती, कोई भी आपको सिखा सकता है। ध्यान रखिए कि जीवन में कभी भी कोई चीज़ सीखने के लिए शर्म नहीं करनी चाहिए, चाहे वो आपसे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो और आपसे कितना भी छोटा व्यक्ति हो। अगर उसे सीखने को मिले, झटक से पकड़ लेना चाहिए कि बस मुझे बता दे ये क्या। फिर इसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं ऐसे कैसे, ये तो मेरे से छोटा है, मैं तो नहीं पूछूं इन्हों।
सीखने में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता है, तो हमेशा सीखने के लिए आप तत्पर रहिए। और ज्ञान कभी खत्म नहीं होता, सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। अधिगम जीवन पर चलता है, अधिगम जीवन पर चलता है। व्यक्ति जब मरता है ना तब तक सीखता रहता है। जन्म से मरने की प्रक्रिया के बीच में व्यक्ति ये अधिगम सीखता है, इसलिए अधिगम गतिशील प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? गतिशील। अधिगम कभी नहीं रुकता है। हमारे दादा पापा मान लेते, उनके पास मोबाइल नहीं था, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम फेसबुक नहीं था, लेकिन अगर वो आज चलाने का प्रयास कर रहे हैं इसका मतलब वो आज सीख रहे हैं। हमारे पास कीपैड का मोबाइल था, फिर टच स्क्रीन वाला मोबाइल आया और आज लैपटॉप है, इसका मतलब हम पहले वो सीखे थे, फिर वो सीखे थे, फिर ये सीखे रहे। ये सारी की प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया क्या? निरंतर, गतिशील, सार्वभौमिक है, जो लगातार चलती रहती। कोई डाउट है? समझ में आ गई बात? तो शिक्षण क्या है? एक समझ में आ गया? और समझ में आ गए क्या? लिखो फिर आगे, इसी में पॉइंट लगा के लिखना। आप 3-4 पॉइंट लिख लो। शिक्षण, शिक्षण सीखने में मदद करता है, चाहे बच्चे हैं, चाहे व्यक्ति है, चाहे कोई भी हो। किसी को हम पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, तो शिक्षण करेंगे, टीचिंग करेंगे उसको, तो क्या करेगा? उससे कोई चीज़ सीखने में क्या करेगी? मदद ही करेगी। मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, शिक्षण करा रहा हूँ, टीचिंग करा रहा हूँ, इसका मतलब आपको तो ऐसा तो नहीं है कि आपको मदद नहीं मिल रही, मिल रही है ना। तो पहली बात, सीखने में क्या होती है? मदद होती है। दूसरा, शिक्षण कक्षा कक्ष तक सीमित नहीं है। बस समझ में आवना चाहिए अपनी चीज़ें, ठीक है भाई। कि नहीं लागे कि सर तो हिंदी मत बोलो, मारवाड़ी बोलो, तो मैं मारवाड़ी बोल सकूँ यदि, लेकिन बात है कि आपको क्या करना है? समझना है। वही अधिगम पूरा होना चाहिए, ठीक है। सीखने की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। चलिए, क्या लिखा? शिक्षण कक्षा कक्ष तक सीमित नहीं होना चाहिए। कक्षा कक्ष का मतलब ऐसा नहीं, शिक्षण का मतलब ये नहीं कि बच्चे आए, टीचर आए, पढ़ा दिया और चले गए, ये कोई शिक्षण नहीं हुआ। शिक्षण वो शिक्षण होता है जिसमें व्यवहार, लक्ष्य, दिशा निर्देश होता है। कि आपका व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए, आपके आदर्शों में परिवर्तन होना चाहिए, आपकी आदतों में परिवर्तन होना चाहिए, आपका मार्गदर्शन होना चाहिए, आपका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। ये सारी चीज़ें किस में होती है? शिक्षण में होती है। और आ गई बात समझ में? आप यहाँ आए, मैंने पढ़ा दिया, लिखा दिया, चला, आप गए, चले गए, मैं भी चला गया, ये कोई शिक्षण नहीं है। हम यहाँ आते हैं, पढ़ते हैं, दो बात करते हैं, आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है, आपकी आदतों में परिवर्तन होता है, आपके दिशा निर्देश मिलते हैं, आपको मार्गदर्शन मिलता है, आप लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं। जो समझ में नहीं आए बताते हैं, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम कैसे होता है, सेकंड ग्रेड का एग्जाम कैसे होता है, थर्ड ग्रेड का एग्जाम कैसे होता है, ये सारी की सारी क्या लक्ष्य निर्धारित करने की यहाँ पर चर्चा होती है। वो क्या है? शिक्षण। तो शिक्षण कई कक्षा में सीमित नहीं होता। तीसरा लिखो, शिक्षण लक्ष्य निर्धारित, शिक्षण लक्ष्य निर्धारित करने का क्रियाकलाप है। शिक्षण लक्ष्य निर्धारित करने का एक क्रियाकलाप है। कोई डाउट है? नहीं? लक्ष्य को टारगेट करने के लिए आप शिक्षा पढ़ोगे, लिखोगे तो पता चलेगा, अन्यथा तो कैसे पता चल सकता है? और पता चल सकता क्या? लिखो फिर आगे। बस ये हुई दो चीज, एक हुआ शिक्षण और एक हुआ अधिगम। एक हुआ शिक्षण और एक अधिगम। इन दोनों शब्दों में किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, समझ में आएगी पूरी तक? अब अगर कोई शिक्षण का शब्द कहीं दिख जाए तो आप समझ जाओ कि शिक्षण का मतलब क्या है, अधिगम कहीं दिख जाए तो मतलब समझाओ कि अधिगम का मतलब। कोई डाउट है क्या? चले आगे। देखो, अब ये दोनों अगर साथ में हो तो फिर क्या होना चाहिए? शिक्षण और अधिगम दोनों साथ में, यानी पढ़ा रहे हैं, लेकिन पढ़ाने के साथ आपको सीखना भी जरूरी है ना। मैं आया, बोल के चला गया, आपको पता ही नहीं, आंधी की तरह आया, तूफान की तरह चला गया,
और आप बीच में पेड़ की तरह ऐसे झुके वापस ऐसे ही, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और आगे बात समझ में, तो शिक्षण और अधिगम में भी संबंध होना चाहिए, तो हेडिंग लगा दीजिए शिक्षण एवं अधिगम में संबंध। शिक्षण और अधिगम में संबंध। लिखो, पहला पहला पॉइंट लिखना है, हम वही पढ़ रहे हैं जो हमें एग्जाम में आना है, और हमें वही सीखना है जो एग्जाम में आता है। हमें सिर्फ ज्ञान वर्दी के लिए अभी नहीं पढ़ना, अभी सिर्फ हमें एग्जाम पास करने के लिए पढ़ना है। ठीक है ना? चलिए लिखिए, शिक्षण और अधिगम में संबंध क्या है, दोनों किस प्रकार का। पहला लिखो, शिक्षक, हाँ शिक्षक वो शिक्षार्थी एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। बस इतना सा आप लिख लोगे ना, सारी बात समझ में आ जाएगी। दूसरी चीज लिखने काम ही नहीं है। एक शिक्षक कोई स्कूल का शिक्षक नहीं, कोई कॉलेज का शिक्षक नहीं, कोई कोचिंग का शिक्षक नहीं। शिक्षक वो जो आपको कुछ सिखा दे। शिक्षार्थी कोई स्टूडेंट नहीं, कोई कोचिंग में पढ़ने वाला व्यक्ति नहीं, स्कूल में पढ़ने वाला व्यक्ति नहीं, कोई दूसरी जगह पढ़ने वाला व्यक्ति नहीं। शिक्षार्थी वो जो सीख ले, और जो सीखेगा उसके लिए शिक्षक की आवश्यक होगी। और ये दोनों पूर्व है, एक दूसरे के पूरक है। अगर जो व्यक्ति सीखेगा वो कहीं ना कहीं किसी से सीखेगा, और जो जिससे सीखेगा वो शिक्षक होगा। और आगे बात समझ में, कोई डाउट है क्या? आज 4 साल का बच्चा भी आपको कुछ सिखा दे, इसके मतलब वो आपका एक प्रकार का शिक्षक हुआ। हो गई बात समझ में? तो एक दो शिक्षक और शिक्षार्थी क्या एक दूसरे से पूरक है। कोई डाउट है क्या? चलिए आगे चलते, इसी में लिखो, शिक्षक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। शिक्षक, शिक्षण कराते समय व्यक्ति में शिक्षक इंपॉर्टेंट बात है। तो शिक्षक कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के शिक्षक 3 प्रकार के होते हैं। पहला सत्तावादी, दूसरा लोकतांत्रिक, सर नाम भी पहली बार अड़े शिक्षक कहे कहीं। तीसरा अहस्तक्षेपी, 3 प्रकार के शिक्षक होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? सत्तावादी, लोकतांत्रिक और कोई डाउट है क्या? अब सत्तावादी शिक्षक क्या होता है? देखो, सत्तावादी शिक्षक क्या होता है? क्लास बैठी है, गेट खोला, आया, हाथ पे डंडा, 2-4 को दबीड़ा, बोर्ड पर लिखा, चुपचाप चला गया। क्या है? सत्तावादी। वो व्यक्ति चाहता है कि सिर्फ मेरा ही गुणगान हो, मैं ही सब जगह हूं, मेरे सामने कोई बोलता नहीं। वो क्या है? सत्तावादी। अब सोचो, अगर ऐसा शिक्षक मिल जाए आपको, ऐसा शिक्षक आपको मिल जाए, फिर आप क्या करोगे? पढ़ने नहीं आओ, सही बात है। अगर मजबूरी हो जाए कि पढ़ना हो शिक्षक, तो फिर क्या करोगे? बचीड़ा पढ़ ले आओ, लेकिन जैसा अभी बोल रहे वैसा नहीं बोल सकते। शांति से बैठे रहोगे, कोई काम नहीं कर सकते हो, आया डरोगे, भयभीत होंगे, लेकिन चुपचाप बैठे रहोगे और चुपचाप चले जाओगे।
कोई आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन आया है, कोई विचार आया, आप उसको प्रकट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। आगे बात समझ में। तो ऐसा शिक्षक क्या सही होता है क्या? नहीं होता है। तो सत्तावादी कोई शिक्षक हो तो वो क्या होता है? गलत होता है। जिसमें क्या छात्रों का विकास होता है? नहीं होता है। कोई डाउट है? नहीं। समझ में आ गए ये? इसमें लिखाने की आवश्यकता है क्या? बस। लिखाने की आवश्यकता है क्या? और आप बोलो तो मैं बहुत कुछ लिखा सीख सकता हूँ। आगे बात समझ में। ये होता है सत्तावादी। दूसरा, लोकतांत्रिक शिक्षक मेरी तरह। लोकतांत्रिक मेरी तरह आया, दो चार बात पूछता है, समझ में आता है नहीं आता है, कल क्या पढ़ा, चलो आप बताओ आप क्या पढ़ना चाहते हो, पर इतना ही पढ़ना है, तो फिर आप कहते हो हाँ ठीक। लोकतांत्रिक शिक्षक मतलब है कि इसमें शिक्षक छात्रों का सम्मान करता है और छात्र शिक्षक का सम्मान करते, जो उनके विचार है वो प्रकट करते, जो उनके मन में है वो बोलते। मैं सत्तावादी नहीं हूँ, सही नहीं, हाँ तो लोकतांत्रिक तो हूँ। तो इस प्रकार लोकतांत्रिक शिक्षक क्या कहलाता है? अच्छा, इसमें सर्वाधिक विकास किसका होता है? छात्रों का। किसका होता है? छात्रों का। यानी व्यक्ति अगर बोलेगा, मन में जो विचार आएगा वो सीखने की इच्छा करेगा, कुछ क्वेश्चन पूछेगा, उसका वापस आंसर मिलेगा, फिर वो क्वेश्चन पूछेगा, वो अपने इच्छा के अनुसार। अगर देखो व्यक्ति क्या है, अगर आपने कोई एक क्वेश्चन पूछा, उसका अच्छे से जवाब मिल गया, आप कितने खुश होंगे? नहीं सर ने बड़े सही जवाब दिया। आप दूसरे दिन और प्रयास करोगे, एक और ज़्यादा क्वेश्चन पूछो। ऐसा होता है? और होता है क्या? सबके साथ ही होता है। तो लोकतांत्रिक शिक्षा में क्या, उसकी मानसिक विकास क्या होता है छात्रों का? ज़्यादा। तो सबसे अच्छा कौन सा होता है? लोकतांत्रिक। तीसरा होता अहस्तक्षेपी। आया, जैसा स्टूल है उस पर आकर बैठ गया, पढ़ लो रे, पढ़ लिया, वहाँ मैं जाऊँ। उसको कोई लेना देना नहीं है कि क्लास में कौन है, छात्र कितने हैं, कैसे है, नहीं है, कौन पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है, कौन लिख रहा है, कौन नहीं लिख रहा, कोई लेना देना नहीं। आया और गया। और आगे बात समझ में। उसमें कि छात्रों का विकास होगा क्या? लेकिन छात्र ज़्यादातर सहयोगी किसके होते हैं? बिल्कुल होते हैं ना। जो नहीं पढ़ाएगा वो आएगा, बैठो मजा करो, तो लोग छात्र उनके साथ ज़्यादा होंगे। और आगे बात सुनने, इसीलिए हस्तक्षेपी में शिक्षक, अहस्तक्षेपी शिक्षक में छात्रों का, शिक्षार्थियों का सहयोग ज़्यादा होता है, लेकिन विकास इसका नहीं होता। सबसे ज़्यादा विकास किस में होता है? लोकतांत्रिक। किस में होता है? समझ में आ गया? चलिए फिर, तो इसमें कुछ लिखने की आवश्यकता है क्या? नहीं है। चलिए लिखो, आगे लिखो। ये हो गया शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य। दूसरा लिखो, ठीक है, लिखो। कक्ष में अधिगम के साधन। 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 कक्ष ये है। अधिगम मतलब, और अधिगम मतलब, और बोलो तो सही, अधिगम का मतलब सीखना, और साधन का मतलब साधन। यानी कक्ष में सीखने के साधन क्या होने चाहिए? आगे बात समझ में। तो उससे व्यक्ति, शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य संबंध अच्छे होंगे। पहला पॉइंट लिखो, इसी में लिखो पहला, पाठ्य सामग्री व्यवस्थित। पाठ्य सामग्री व्यवस्थित होनी चाहिए। पाठ्य सामग्री व्यवस्थित होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? व्यवस्थित। ठीक है, कोई डाउट है? दूसरा लिखो, पाठ्य सामग्री में नवाचार होना चाहिए। पाठ्य सामग्री में नवाचार। नवाचार का मतलब, नवाचार का मतलब क्या हो? नवाचार का वो नई चीज करना, नई चीज करना, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? नवाचार को इनोवेशन।
क्या कहेंगे? इनोवेशन। ये नई नई चीज करना। जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं। मान लो यहाँ पर व्हाइट बोर्ड होता, यहाँ पर व्हाइट बोर्ड होता, और मैं कहूँ कि ये चित्र बताऊँ, कैसे बताऊँ? फिर हमने कहा नवाचार के डिजिटल बोर्ड ले, जो चित्र देख रहा हाथों हाथ क्लिक किया, यहाँ पर आ गया, देख लिया, ये समझ में आ गया। पाठन जो पठन सामग्रियाँ है जो सीखने की क्रिया में ये मददगार है। तो ऐसे साधन नवाचार होने चाहिए लगातार। और आगे बात समझ में, मॉडल हो चाहे डिजिटल बोर्ड हो चाहे कुछ, कोई के वो व्यक्ति पक्षी ऐसा बोलता है, आपने सुना ही नहीं, आवाज ऑडियो लगा कर बता दिया ऐसे बोलता है, ऐसा दिखाई देता है, बता दिया ऐसा दिखाई देता है। तो क्या है? इनोवेशन, नवाचार है। तो व्यक्ति ज़्यादा सीखेगा, और ज़्यादा सीखेगा। तो देखो अगला लिखो इसमें, उद्देश्यों का निर्धारण। कक्ष में जब शिक्षक पढ़ाता है, अधिगम कराता है, तो उसका होना चाहिए कि क्या होना चाहिए? उद्देश्य होना चाहिए कि क्यों पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है। उद्देश्य का निर्धारण, उद्देश्यों का निर्धारण होना चाहिए। कोई डाउट है? ठीक है। चौथा, अनुभवों का प्रयोग। कक्ष में अधिगम के लिए अनुभव का भी प्रयोग होना चाहिए, चाहे छात्रों का अनुभव हो चाहे शिक्षक का अनुभव हो, अनुभव का प्रयोग होना चाहिए। अगर मुझे अनुभव है इसलिए बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, यही पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है, और बताते हैं ये किसके आधार पर? अनुभव के आधार पर। तो उस अनुभव का प्रयोग भी होना चाहिए। अगला, अभिप्रेरणा देना। अभिप्रेरणा का मतलब क्या हुआ? मोटिवेशन। अभिप्रेरणा का मतलब क्या है? मोटिवेशन। मैं आकर सीधे आपको बोल रहा है थाड़ू कौन रहे, थाड़ू पटी जी कौन ना है जो वटू, और एक फिर आकर एक व्यक्ति आकर बोलता नहीं आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, बस 2 क्वेश्चन और कर लेना, इतना सा कर लेना, ये आपका पास हो जाओगे, ऐसा वैसा। ये सारा क्या है? मोटिवेशन। और मोटिवेशन व्यक्ति को जिंदा रखता है, मोटिवेशन व्यक्ति को जिंदा रखता है। और मोटिवेशन से क्या मिलती है? आशा मिलती है, और आशा अमर धन है। आशा क्या है? अमर धन है। जब तक आशा है तब तक मन में विश्वास है कि ऐसा हो सकता है, चाहे हो नहीं, लेकिन मन में जो सोचते वही होता है। इसीलिए व्यक्ति को हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। कैसा सोचना चाहिए? सकारात्मक। नकारात्मक बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। तो एक सकारात्मक सोचोगे तो सब चीज़ें बढ़िया हो जाएगी, जैसे ही नकारात्मक सोचे तो सारी की सारी चीज़ें हो जाएगी। तो एक छोटी सी बात बता देता हूँ। छोटी सी बात क्या है? आपको अगर कोई ऐसी, भगवान करे कोई ऐसी समस्या ना हो, लेकिन कभी ऐसा हो कि बहुत ज़्यादा आप दुख में हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो आप क्या करते हो? किसी एक कोने में जाकर बैठ जाते हो, किसी से बात नहीं करते हो, और ऐसा ही होता है। लेकिन फिर हम सोचते नहीं नहीं, इतनी परेशानी है, चलो पूरे परिवार की परेशानी है। आप भगवान के पास जाते हो, मंदिर में जाते हो, मूर्ति तस्वीर के पास जाते हो, और वहाँ हाथ जोड़ कर कहते हो भगवान ऐसा कर देना, मैं ऐसा कर दूंगा, भगवान ऐसा कर देना, मैं ऐसा कर दूंगा। लेकिन क्या वो पत्थर की मूर्ति सुनती है? क्या वो तस्वीर सुनती है? नहीं सुनती। फिर भी हम उसके सामने प्रकट, वहाँ पर जाकर हम अपना दुख प्रकट करते हैं। जब दुख प्रकट करते हैं तो हमारे जो मन में जो जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी बाहर निकल जाती। जैसे ही मन में जो समस्या वो बाहर निकलती है, हमारा मस्तिष्क सक्रिय होता है, और मस्तिष्क सक्रिय होने के बाद वो सकारात्मक चीज़ें सोचता है, और मन में एक विश्वास आता है मेरे साथ भगवान है। मन में क्या आता है? विश्वास आता है कि मेरे साथ भगवान है। और जब मस्तिष्क सक्रिय होता है, सकारात्मक भावना आती है, तो व्यक्ति का दिमाग इतना तेज चलता है कि उस समस्या का हल खुद खोज लेता है। समस्या का हल खुद खोज लेता है। फिर कहा कि मैं भगवान के पास गया था, मंदिर में गया था, और मेरी समस्या समाधान हो गया। और समस्या भगवान खुद कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर भगवान है, कण कण में भगवान है। और समस्या का समाधान कैसे हुआ? खुद से ही हुआ। और खुद से कैसे? कि वो हमेशा क्या सोच रहा था? सकारात्मक। क्या सोच रहा था? सकारात्मक। जब सकारात्मक सोचोगे तो समस्या का समाधान ऑटोमेटिक हो जाएगा।
और आगे बात समझ में? कोई डाउट है? क्या लिखा? अभी ये वापस आ जाओ, क्लास में आ जाओ। कोई कहाँ चले गया होगा मुझे पता है, भगवान को, लेकिन अभी आप क्या करना है? क्या पढ़े थे? अभिप्रेरणा। और आगे बात समझ में? इतनी देर जो बोला यही अभिप्रेरणा है। लेकिन ये अभिप्रेरणा ऐसे नहीं कि 2 घंटे तक तो मतलब पूरा जोश घर जाकर आंखों बढ़ूं दे रही, सर तो ये कहता रही, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आगे बात समझ में? कोई डाउट है? चलो आगे चलते। लिखो अगला हेडिंग। हाँ, शिक्षण अधिगम में, शिक्षण अधिगम में प्रमुख 3 स्तर होते हैं। शिक्षण अधिगम में प्रमुख 3 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर। कौन कौन से 3 स्तर? पहला स्मृति स्तर। कौन सा स्तर? स्मृति स्तर। दूसरा बौद्धिक स्तर, बौद्धिक स्तर। तीसरा विमर्श स्तर। शिक्षण और अधिगम में प्रमुख 3 स्तर होते हैं। कौन से 3 स्तर होते हैं? पहली चीज, शिक्षण और अधिगम यानी शिक्षा पढ़ना, पढ़ाना और सीखने में 3 स्तर होते हैं। कितने स्तर? 3 स्तर। चाहे आप टीचर हो तो भी आपके पास ये 3 स्तर होने चाहिए, और आप शिक्षक हो मतलब आप टीचर हो, छात्र हो तो भी आपके पास कितने होने चाहिए? 3 स्तर। कौन कौन से? कोई डाउट है? स्मृति स्तर याद करना। क्या करना? याद करना, रटना कह सकते हैं। आगे बात सोचो, इन आपकी स्मृति इतनी होनी चाहिए, कोई चीज पता ही हाथों हाथ याद हो जानी चाहिए। तीसरा, दूसरा बौद्धिक स्तर, बुद्धि होनी चाहिए, सोचने की क्षमता होनी चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, क्या बताना और क्या नहीं बताना। क्या होना चाहिए? बौद्धिक स्तर। तो ये क्या होना चाहिए? बौद्धिक स्तर, ये सोचने की क्षमता, सोचने की क्षमता होनी चाहिए। विमर्श, तर्क वितर्क होना चाहिए, तर्क विचार। क्या होना चाहिए? तर्क विचार होना चाहिए। आपने कुछ पूछा, मैंने उस तथ्यों के साथ, तर्क के साथ आपको समझाया, वो व्यक्ति के पास होना चाहिए। बौद्धिक स्तर, सोचने के आधार पर उसको उत्तर देना चाहिए। स्मृति, उसको याद होनी चाहिए चीजें, ये कि छात्र पर भी लागू होती है। सीखने के लिए आपके लिए स्मृति होनी चाहिए, याद करने की क्षमता होनी चाहिए, सोचने की क्षमता होनी चाहिए, कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन सा नहीं आ सकता, कौन सा इंपॉर्टेंट है नहीं है, पिछले साल किस प्रकार का क्वेश्चन आया था, सर ने क्या बताया था, उसने क्या बताया था, जो भी। वो तीसरा विमर्श, तर्क विचार भी होना चाहिए आपके अंदर कि वास्तव में जो पढ़ रहे हैं वो सही है, गलत है, इतना ही पढ़ना चाहिए, इतना पढ़ना चाहिए, पिछले साल का क्वेश्चन कैसे आया था, इस साल का क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ये पढ़ने से ये हो सकता है, वो पढ़ने से वो हो सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप पर निर्भर करती है। तो ये शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों पर निर्भर करता है, और यही शिक्षण अधिगम का तो ये क्या है? स्तर है। कोई डाउट है? समझ आ गया? और आ गए क्या? चले आगे, पक्की बात? चलो, तो ये एक टॉपिक आपका पूरा होता, बस इतना ही, इतना ही है ना। यहां तो कोई टॉपिक डाउट हो तो बताइए। नहीं है? समझ में आ रहा है? कोई है कि सर से कई बताओ मेहनत की समझ में नहीं आ रही हो ऐसा कोई? कोई नहीं है? पक्की बात? चले आगे फिर? और चले क्या? बोलो तो सही। हाँ, इसमें मैंने पीएचडी कर रखी है। किसमें? शिक्षण अभिरुचि। इसलिए समझ में आपको ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं आए, लेकिन मेरा आत्मविश्वास है
कि जो मैं पढ़ाता हूँ समझ में आता ही आता है, और मैं पढ़ाता हूँ समझ में नहीं आए ये मेरा घमंड है। तो मेरे पास घमंड नहीं है, सिर्फ आत्मविश्वास है। क्यों आत्मविश्वास? इसलिए है कि अनुभव के आधार पर पढ़ाते हैं, अनुभव के आधार पर काम करते हैं, और जो फैक्ट है वो हम बात करते हैं। ऐसा नहीं है। देखो आप क्या सोच रहे हो, सर वो भी पढ़ा सकते हैं, ये भी पढ़ा सकते हैं, अभी ये भी पढ़ा सकते हैं। कोई ऐसा सोच रहा है मेरी तरह? और कोई सोच रहा है? शिक्षण, ये कहाँ गया? शिक्षण में लिख लो, भगवान भली करे आप और मन याद लिखो, शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है, कहीं भी अटका दो इसको। शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है, ठीक है? कोई डाउट है क्या? और कोई डाउट है क्या किसी को? और किसी को है क्या? तो शिक्षण कला और विज्ञान है। कला और विज्ञान का मतलब, विज्ञान जो हम ये जो बात करें हैं सारे सैद्धांतिक है, किताबों में लिखी है, लोग बड़े बड़े लोगों ने लिखी है, बुद्धिजीवियों ने लिखी है, तो हम उस पर चर्चा करें। कला वो सब जाना कैसे। जिस व्यक्ति के पास शिक्षण में कला और विज्ञान दोनों हो जाए वो व्यक्ति शिक्षक है। बस मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पेज लिख के लाया आपके सामने, लाया। अब ये पेज आपको क्या लगता है, एक पेज लिख के लाने में मुझे एक समय लगा होगा 5 मिनट 10 मिनट? ऐसा नहीं है। आपसे ज़्यादा मैंने पढ़ा है, आपसे ज़्यादा मैंने पढ़ा है। ये 1 घंटे की क्लास लेने के लिए मैं 3 घंटे पढ़ा था, उसके बाद इतना सा लिख पाया हूँ। शिक्षक बनना और पढ़ाना कोई आसान नहीं है। शिक्षार्थी से ज़्यादा शिक्षक को पढ़ना पड़ता है। और आगे बात सोच में, आप इतने जने बैठो, आपके दिमाग में सारे का अलग अलग क्वेश्चन हो रहे हैं। क्वेश्चन आंसर देने वाला सिर्फ मैं अकेला, और सबके क्वेश्चन अलग अलग हो सकते हैं। तो जब व्यक्ति शिक्षक तैयारी करता है ना, पहले वो ये सोच के तैयारी करता है कि ये क्वेश्चन, ये जो सब लेके यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है। आपका दिमाग एक तरीके से चलता है, लेकिन हमारा दिमाग 10 तरीके से चलता है कि ये ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो इसका आंसर क्या देना है, ऐसा क्वेश्चन पूछे तो इसका आंसर क्या देना है, और ऐसे पूछने पर इसका आंसर क्या देना है, और क्या ये सब आंसर तो दे रहे हो क्या वास्तव में सही है। ये सारा वेरीफाई करना पड़ता है, तब जाकर हम यहाँ आके 3 घंटे की मेहनत के बाद हम 40 मिनट आके खड़े हो सकते। बाकी कल कोई भी आकर खड़ा हो सकता है, और हो सकता है आप ही सोचो आकर आपको बोले कि पढ़ाना है, 4 दिन के बाद आप पढ़ोगे, 4 दिन के बाद इसमें आधा घंटे की शुरुआत करोगे। चलो आगे, कहाँ गया अभी ये? हाँ ये देख लो, ये वापस इसका आंसर क्या हो जाएगा? वार्तालाप हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन कौन सा है? यदि कोई बच्चा देर से पहुंचता है तो आप क्या करोगे? बच्चे से बातचीत करके प्रयास करोगे। और अगला क्वेश्चन कौन सा था? बच्चा कहते शिक्षा के लिए आप क्या अनुभव के हाथ, ये क्या है? गृहकार नहीं देना है। और अंतिम क्वेश्चन क्या था हमारा? यही तो था। बुनियादी शिक्षा में तो बेहतर देना क्यों है? क्योंकि प्राकृतिक वातावरण बच्चों के सीखने की सहायता करेगी। ठीक है, चलो चलो। एक बच्चा कक्षा में प्रश्न पूछता है, उचित रूप से इसका अर्थ क्या है? वो अधिक जिज्ञासु है, वो अधिक जानना चाहता है, वो शरारती, ऐसा संभव नहीं है। वो प्रतिभाशाली है, जरूरी नहीं है कोई प्रतिभाशाली क्वेश्चन है बच्चा है वो बार बार क्वेश्चन पूछे, जरूर थोड़ी है। असामान्य व्यक्ति क्वेश्चन पूछने का प्रयास करता है, नहीं करता, वो चुपचाप ही बैठा रहता। वो जो जिज्ञासु वो बार बार क्वेश्चन, ऐसा क्यों होता है, कैसा होता है, इसलिए होता है। ठीक है, और कोई डाउट है क्या? अगला अगला सवाल देखो। एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए ये महत्वपूर्ण भूमिका है। अध्यापिका का पूछा है, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए एक महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है बताओ? पुस्तक से उत्तर लिखने के लिए बल देना चाहिए, सामूहिक गतिविधि के बाद व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना चाहिए,
विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का कारण उत्पन्न व्यवधान अनदेखी करनी चाहिए या प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना चाहिए? प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना चाहिए कि वो कैसा पढ़ रहा है, कैसा लिख रहा है, क्या लिख रहा है, कैसे कितना पढ़ रहा है वगैरह, अगर सब इस क्लास में सब कुछ ध्यान रखना चाहिए व्यक्ति को। आगे बात समझ में, इस प्रकार क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन है इसके? शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी है, शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी क्या है देख लिए। कठोर अनुशासन बनाए रखना नहीं, विद्यार्थी को विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सिखाने के लिए मौके उपलब्ध कराना, पाठ योजना तैयार करना, उसके अनुसार पढ़ाना और यथासंभव क्रियाकलापों का आयोजन करना। देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सिखाने कराना या उपलब्ध कराना शिक्षक की प्रमुख कार्य होता है कि आप कैसे सीख सकते हो, छात्र कैसे सीख सकता है, उस पर शिक्षक को ज्यादा जोर देना चाहिए। और आगे बात समझ में, कोई डाउट है? अगला क्वेश्चन, एक प्रभावी शिक्षक वो है जो कर सकता है, एक प्रभावी शिक्षक क्या कर सकता है? कक्षा पर नियंत्रण करना, कम समय में अधिक सूचना देना, विद्यार्थी को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना या दत्त कार्य को ध्यानपूर्वक जांचना। बस विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करना कि आप ज्यादा ज्यादा कैसे सीख सकते हो, वो ज्यादा प्रभावी शिक्षक होता है। कोई डाउट है? आ गए समझ में? आ गए क्या? अगला एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है? एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, सब कुछ सुविधा उसके पास होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? उसके पास पर्याप्त धन संपन्न होना चाहिए, उसके पास उच्च अधिकारियों के संपर्क होने चाहिए, वो अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए और विद्यार्थियों के बीच उसकी अच्छी प्रतिष्ठा होनी चाहिए। 3, विद्यार्थियों की समस्या के लिए हल करने के लिए उसके पास पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। अगर वो ज्ञान है इसका मतलब वो साधन संपन्न है। कोई डाउट है? इस प्रकार क्वेश्चन आएंगे आपके। चलो, बच्चों को कक्षा में प्रश्न क्या करना चाहिए? बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देखो, पूछने से रोकना चाहिए? कभी नहीं। पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए? बिल्कुल। पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए? कभी नहीं। पूछने के लिए अनुमति नहीं देनी चाहिए? ये भी कभी नहीं। हतोत्साहित का मतलब क्या हुआ? अरे बेड़ ठंडा नहीं पड़े, वो क्या है? हंसो होता है। उत्साहित करने का मतलब हाँ पूछो, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए कि बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए कि आप बार बार क्वेश्चन पूछो। और मैं हमेशा ये कहता हूँ, बोलो रे पण तो यूं बैठो बस, गांधी जी मूर्ति रेजो सीधी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा? एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है, शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या है? चाय पीना। क्या है? चाय पीना। सब जने बैठे और वो चाय पी रहा, सबसे बड़ी बात ही है, ठीक है। आप समझ जाओ आप लोग भाई, बाहर टेक्निकल टीम भी ये अरे सर उधर शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या है? कि कक्षा में चाय पीनी। देखो छोड़ो ये बात, कक्षा देखो शिक्षक की महत्वपूर्ण चुनौती क्या है? विद्यार्थी उसका गृह कार्य करवाना, कोई चुनौती नहीं है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आनंदप्रद बनाना, ये चुनौती हो सकती है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, ये कोई चुनौती नहीं है। और प्रश्न पत्र तैयार करना, ये भी कोई चुनौती नहीं है। बस चुनौती ये है कि कक्षा में जो पढ़ा रहे वो कोई बोर ही नहीं हो। आगे बात समझ में? जिस प्रकार आप मेरी क्लास में इतने बोर हो रहे हो, इसीलिए ये मेरे लिए क्वेश्चन आया कि आनंद कैसे बनाना है? आनंद प्रस्त। कोई डाउट है क्या? चले आगे। हो गए क्या? कितना क्वेश्चन लाया रे? शिक्षक प्रशिक्षण का मूलभूत उद्देश्य क्या? शिक्षण प्रशिक्षण, शिक्षक का मतलब पढ़ाने वाला टीचर, प्रशिक्षण का मतलब ट्रेनिंग। या शिक्षक को ट्रेनिंग का देने का मूल उद्देश्य क्या है? क्या है? छात्रों को पहचानने की योग्यता विकसित करना, शिक्षकों के आवश्यक कौशल विकसित करना और शिक्षकों की बढ़ती मांग को पूर्ति करना। इनमें से कोई नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि शिक्षकों के आवश्यक कौशल विकसित करना, कि शिक्षण प्रशिक्षण ट्रेनिंग जो आपको आपकी जो
कॉलेज मिलेगी बीएसटीसी की, बीएड की, वो सारा ट्रेनिंग सेंटर ही है। क्या है? ट्रेनिंग सेंटर। उस विद्यालय का नाम आगे कुछ भी हो, उसके आगे प्रशिक्षण शिक्षक या शिक्षण प्रशिक्षण संस्था ऐसा कुछ नाम हो सकता है। वो ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ पर क्या किया जाएगा? आपके कौशल का विकास किया जाएगा, आपकी स्किल का विकास किया जाएगा, आपकी बोलने की क्षमता बताई जाएगी, आपको कैसे बोलना वो बताया जाएगा, आपको कैसे पढ़ाना वो बताया जाएगा, आपको कैसे विद्यार्थी को बोलना है, किस विद्यार्थी को कैसे बताना है, किस विद्यार्थी को क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है, वो कैसे समझेगा, ये सारे का सारा आप इस विद्यालय ट्रेनिंग सेंटर में सीखोगे। और आगे ही बात समझ में? कहा जाता है विद्यार्थियों को सिखाने के लिए शिक्षक के लिए प्रमुख 3 चीजें, एक होती है टोक, एक होती वोक और एक होती चोक। टोक का मतलब बोलना चाहिए वे, वोक का मतलब क्लास में घूमता रहना चाहिए, और चोक हमेशा चोक हाथ में होनी चाहिए। हमेशा का मतलब जो वो लिखाते हैं तो चोक हाथ में होना चाहिए। कोई डाउट है क्या? चलो आगे चलते हैं। आशा है कि लास्ट क्वेश्चन है। यदि आपकी कक्षा में एक बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? मुर्गा बना दोगे। सीधी बात है, ध्यान क्यों नहीं है, लेकिन उसे दंड देंगे। अगर ये क्वेश्चन किया तो आपको एक में दंड देगा और 0 नंबर देगा सीधा, ठीक है? तो उसके दंड नहीं देंगे। उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रश्न पूछेंगे? कभी नहीं। उसे ध्यान देने को कहेंगे? ये भी कह सकते नहीं कह सकते। उन बच्चों को उदाहरण देंगे तो ध्यान नहीं देता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसका आंसर क्या होगा? आंसर ये होगा, है ना, 2 नंबर। उसको बच्चा आकर्षित करने के लिए आपको कुछ प्रश्न पूछेगा, बता मैं क्या पढ़ा रहा था, कहाँ पढ़ा रहा था, कैसे पढ़ा रहा था, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन पूरा पढ़ना जरूरी है, पहले आप आंसर नहीं देख सकते। चलो बस इतना ही इस टॉपिक है। क्वेश्चन कोई डाउट है? कोई डाउट है क्या? चले आगे। चलो लिखो फिर नया टॉपिक, नेतृत्व गुण, लीडरशिप। चलो 43 के हेडिंग लगाई क्या? हेडिंग लगाई आपने? नेतृत्व गुण लिखिए। नेतृत्व कैसे कहते हैं, मेरे को इस पता है? नेतृत्व नेतृत्व गुण, नेतृत्व करना। नेतृत्व कौन कर सकता है? सारे व्यक्ति नेतृत्व थोड़ी कर सकते, कोई कोई कर सकता है। चलो फिर नहीं पता, थोड़ा लिख ले फिर समझते ज्यादा। लिखो पहला, किसी प्रशासन, किसी प्रशासन, किसी प्रशासन संगठन या शैक्षणिक संगठन या शैक्षणिक संगठन की सफलता असफलता नेतृत्व पर निर्भर करती है। सफलता या असफलता, नेतृत्व पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? नेतृत्व पर निर्भर करती है। कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है क्या? नेतृत्व एक गतिशील और सार्वभौमिक क्रिया है। नेतृत्व हमेशा चलने वाली क्रिया है, सार्वभौमिक हमेशा सत्य है। नेतृत्व सार्वभौमिक क्रिया है।
ठीक है। प्रभावी नेतृत्व ही समूह की सफलता बनाता है। प्रभावी नेतृत्व ही समूह की सफलता बनाता है। कोई डाउट है? नेतृत्व, जो नेता, नेतृत्व यानी नेता, नेतृत्व उसे कहेंगे किसी समूह, संगठन या किसी भी प्रकार का प्रशासनिक समूह का जो नेता होता है, उसके आधार पर जो काम किया जाता है वो नेतृत्व होता है। वो नेतृत्व कौन करेगा? नेता करेगा। नेता किसे? ये नहीं, पॉलिटिकल नेता नहीं। नेता का मतलब जो किसी का नेतृत्व करता है वो नेता कहलाता है। जो किसी को कि लीड कर रहा है वो नेता कहलाता है। जैसे कि एक क्लास में एक मॉनिटर होता है, वो क्लास का नेता होता है। एक स्कूल होता है, स्कूल में प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक होता है, वो उसका नेता होता है। एक क्लास में क्लास टीचर होता है, वो उसका नेता होता है। एक समूह है, एक समूह में एक व्यक्ति सबको लीड कर रहा होता है, वो उसका नेता होता है। और आगे बात समझ में, एक देश में एक प्रधानमंत्री उसका नेता होता है। एक राज्य में उसका वो मुख्यमंत्री उसका नेता होता है। एक जिले में जो कलेक्टर होता है वो उसका नेता होता है। और आगे बात समझ में, जो नेतृत्व करने वाला होता है, वो जो नेता होता है वो नेतृत्व करता है। लेकिन नेतृत्व करने के लिए क्या आवश्यकता है? ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पास विशिष्ट गुण हो। क्या होना चाहिए? विशिष्ट गुण होना चाहिए। लिखो फिर इसमें नेता। नेता किसे कहते हैं? देखो, ऐसा व्यक्ति जिसमें विशिष्ट गुण हो, ऐसा व्यक्ति जिसमें विशिष्ट गुण हो, ऐसा व्यक्ति जिसमें विशिष्ट गुण हो, जिससे समूह के सदस्य को व्यवहार से प्रभावित कर सकता हो या करता हो, व्यवहार से प्रभावित करता हो। ठीक है। और कोई डाउट है क्या? नेता किसे कहेंगे? जिसमें विशिष्ट गुण हो, जो समूह के किसी व्यवहार से परिवर्तन या प्रभावित कर सकता हो। जैसे कि मैं आपका अभी वर्तमान में, मान लो मैं आपका नेता हूं। नेता का मतलब लीडर, नेता नेतृत्व करने वाला। किसी समूह का नेता कौन होता है? जो उसका लीडर या जो लीडरशिप करता है, नेतृत्व करता है। उसमें कुछ विशिष्ट गुण होने चाहिए। बहुत सारे गुण हैं, लेकिन कुछ विशिष्ट गुण होने चाहिए, तभी तो आगे आएगा। हो सकता है उसे बोलने के लिए अच्छा ज्ञान हो, उसका गुण है। और है एक वो समझने के लिए कोई बात हो तो उसके लिए अच्छा गुण है। तो ये क्या सारा नेतृत्व की बात होती है। कोई डाउट है क्या? अब नेतृत्व उसको दिया जाएगा जो नेता है। नेतृत्व उसको दिया जाएगा जो नेता है। नेता किसे कहेंगे? जिसमें विशिष्ट गुण हो। और गुण क्या होने चाहिए? तो लिखो फिर। अब एक नेता में प्रमुख तीन पक्ष होने चाहिए। कितने पक्ष होने चाहिए? 3 पक्ष। पहला पक्ष संज्ञात्मक, संज्ञानात्मक पक्ष। दूसरा भावनात्मक। तीसरा
तीसरा मनोक्रियात्मक। मनोक्रियात्मक, ये तीन गुण होने चाहिए, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोक्रियात्मक गुण पक्ष होने चाहिए। किसके पक्ष होने चाहिए? एक नेता के। किसके? नेता के। नेता संज्ञानात्मक का मतलब उसको अच्छी समझ होनी चाहिए, किस प्रकार कार्य करना है, किस प्रकार नहीं करना है, कहाँ पर जाना है, कहाँ पे नहीं जाना है, किस चीज़ को आपको लेनी है, किस चीज़ को देनी है, किस चीज़ के अपना हाथ नहीं लगाना है, ये सारा का सारा किसकी व्यवस्था होनी चाहिए? संज्ञानात्मक में एक नेता की। दूसरा भावनात्मक, यानी भावना से व्यक्त होना चाहिए। भावना ऐसे नहीं संवेदनशील व्यक्ति हो, भावना होनी चाहिए उसमें कि जो व्यक्ति दुखी है उसके साथ दुख के साथ दुख प्रकट करना, जो खुश है खुश के उसी का खुशी प्रकट करनी है। जो व्यक्ति जैसे उसके पास मिलना है या उसके पास बात करना है उसके जरा वो होना चाहिए। और आगे बात सोच में ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति आया कि मारे वो दुख है इतना और वो हंसना लग जाए। अब सोचो कि एक व्यक्ति कोई मर जाए, वो शमशान ले जाए और वहाँ शमशान ले जाए और वो हंसे जोर दे, हा 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 हा। अब सोचो को वो भावना कैसे व्यक्त करेगा? अरे और एक कोई शादी विवाह है वहां जाकर रोना लग जाए, अरे गलत रहेगा। और हालांकि गलत तो होता ही है और होता है नहीं, तो ये भावना व्यक्त करने का भी उसके पास पर्याप्त पता होना चाहिए कहाँ पर भावना किस प्रकार व्यक्त करनी चाहिए। और मनोक्रियात्मक, उसको बुद्धि बहुत तेज होनी चाहिए, बुद्धि बहुत तेज होनी चाहिए। तो ये तीनों चीज क्या होनी चाहिए? भावनात्मक, मनोक्रियात्मक और संज्ञात्मक किसकी होने चाहिए? लिखो आगे, चलो लिख लिया ये नेता के तीन क्या है पक्ष। लिखो आगे चले, लिखो एक, आगे लिखो, एक नेता के मुख्य 4 व्यक्तित्व गुण होने चाहिए। मुख्य 4 व्यक्तित्व गुण होने चाहिए। व्यक्तित्व का मतलब आपको पता पर्सनैलिटी, यानी खुद के अंदर उसके गुण होने चाहिए। वो क्या गुण होने चाहिए? 4 व्यक्तित्व गुण होने चाहिए। पहला शारीरिक गुण, शारीरिक गुण। दूसरा मानसिक गुण। पहला शारीरिक, दूसरा मानसिक गुण, ठीक। संवेगात्मक गुण, तीसरा होना चाहिए संवेगात्मक गुण और चौथा होना चाहिए सामाजिक गुण। ये व्यक्तिगत होना चाहिए ना, व्यक्तित्व का गुण होना चाहिए। व्यक्ति एक नेता होता है, एक व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति में क्या गुण होने चाहिए? 4 गुण होने चाहिए। पहला गुण कौन सा होना चाहिए? शारीरिक गुण। शारीरिक गुण का मतलब वो हष्ट पुरुष बीमार वगैरह ऐसा कुछ होना नहीं। एक नेता है, आ जाए वो बीमार, मैं अगर आपको आगे पढ़ा लगो, है अरे लिख लो रे भाई पचे। तो एक हष्टपुट मतलब स्वस्थ व्यक्ति होना चाहिए, शारीरिक अच्छा व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा मानसिक, मानसिक रूप से वो अच्छा होना चाहिए, बौद्धिक ज्ञान होना चाहिए। तीसरा संवेगात्मक, उसकी संवेदना व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, कहाँ पर क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कहाँ पर दुख प्रकट करना, कहाँ पर खुशी प्रकट करनी, कहाँ पर जाना, कहाँ पर आना, ये। और सामाजिक, सामाजिक का मतलब उसको समाज का ज्ञान होना चाहिए, बाहरी दुनिया का ज्ञान होना चाहिए। अगर बात समझ में, तो ये 4 गुण है किसके? नेता के। कैसे गुण है? व्यक्तित्व गुण है। कैसे गुण है? व्यक्तित्व गुण है। चार्जर क्या? चार्जर अटको नहीं, ठीक है। कोई ये 4 गुण है, कोई डाउट है? चले आगे, चलो देखो, एक नेता के प्रमुख गुण होते हैं। लिखो फिर, देखो हमने पहले क्या पढ़ा कि एक नेता के 3 पक्ष होने चाहिए, कि उसके पास ये चीजें होनी चाहिए। फिर बेटा कि उस व्यक्ति के क्या गुण होने चाहिए? 4 मुख्य गुण होने चाहिए।
अब पूरा नेता होता है, वो नेता क्या करना चाहता है, नेता कब बनेगा, वो नेता बनने के बाद उसको क्या करना चाहिए कि नेता के प्रमुख गुण लिखो। पहला दूरदर्शिता। हाँ, नेता के प्रमुख गुण, पहला गुण है दूरदर्शिता। दूरदर्शिता का मतलब क्या हुआ, दूर की सोचने वाला। ऐसा नहीं कि आज ये काम कर लो फिर कल पता नहीं क्या होगा, वो आज ऐसा काम करेगा कि आज ये काम करो 4 साल तक लगातार चलता रहेगा। दूर की सोचने वाला। कोई डाउट है क्या? जैसे हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी, वो कह रहे कि 2047 तक भारत विकसित देश बन जाएगा। वो दूर की सोच रहे, आज से लगभग 25 साल पहले की बात सोच रहे, जो अभी देखी नहीं है, लेकिन क्या सोचे, दूरदर्शिता है, इसीलिए वो सोच रहे। हम भी कह रहे, हम भी जब काम करते, घर बनाते, एक घर बनाते, तो घर बनाने के बाद सोचते हैं ना कि एक पिता के 4 बेटे, कि इसके हिसाब से बनाओ कि चारों रह जाएं, और कब ऐसा बनाओ कि कहीं बंटवारा हो तो सबके अलग अलग आ जाए। वो क्या है, दूरदर्शिता है। आगे बात सोच में, दूर की सोचने वाला। हाँ, कभी अलग मत होना, बात बता रहा हूँ, ठीक है। संगठन में शक्ति है, और है क्या, ठीक है। चलो आगे क्या लिखा, दूसरा आत्मविश्वासी होना चाहिए। एक नेता आत्मविश्वासी होना चाहिए, हमेशा आत्मविश्वास से लबरेज होना चाहिए। उसको लगना चाहिए कि मैं नेता हूँ। सबको आत्मविश्वास होना, नहीं हो जाएगा आपका काम, हो जाएगा, निश्चित रहिए, मैं करवा दूंगा, ऐसा कर लूंगा, मतलब आत्मविश्वासी होना चाहिए। तीसरा दृढ़ संकल्पी होना चाहिए। दृढ़ संकल्पी होना चाहिए। दृढ़ संकल्पी मतलब संकल्प लिया वो निश्चित होना चाहिए, नहीं ऐसा करेंगे, हम 100% करेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे, लेकिन जरूर करेंगे। और आगे बात समझ में, चलो अगला सामाजिकता। समाज की जानकारी होनी चाहिए। सामाजिकता का मतलब समाज क्या, जो बाहरी दुनिया है, उठना बैठना जाना आना बोलना कहाँ पर क्या, जो भी है सामाजिकता का। अगला पॉइंट वाक पटुकता होनी चाहिए। वाक पटुकता, वाक पटुकता का मतलब होता है बोलने वाला, जिस स्थिति में उस स्थिति के अनुसार बोल देता है, और जहाँ स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से बोल देता है। वाक पटुकता है, अच्छा बोलने वाला होना चाहिए। अगला सहयोगी, सबका सहयोग करने वाला होना चाहिए। ये सब चीजें होंगी ना तब वो नेता कहलाता है, अन्यथा नहीं। ईमानदार, ईमानदार होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, ठीक है। साहसी, साहस बताने वाला होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। परिश्रमी, परिश्रम करना चाहिए। समायोजन करने वाला होना चाहिए। कोई शब्द का अर्थ पता नहीं है, समझ भी नहीं आया तो बोल देना। जैसे कि समायोजन, सबको पता समायोजन का मतलब हुआ दो पक्षों को साथ में बैठाकर दोनों पर बात, जैसे कल हुआ था सीज फायर वाला। सीज फायर का अर्थ क्या होता है, हाँ, किसी के मध्य युद्ध विराम करना, दो देशों के मध्य लड़ाई हो रही है तो उसको युद्ध विराम करना समझौता है। तो बीच में भूमिका कौन निभाई थी, अमेरिका ने। किसने निभाई थी, अमेरिका ने। तो अमेरिका क्या है, समायोजन करने वाला, दो व्यक्तियों को बैठ के बैठाया, वो समायोजन करने वाला। तो लीडर होना चाहिए समायोजन वाला। कोई डाउट है? अगला आदर्श चरित्र होना चाहिए। आदर्श चरित्र होना चाहिए। आदर्श चरित्र का मतलब है अच्छा बोलने वाला, अच्छा दिखने वाला, अच्छा सम्मान करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। चाहे कोई महिला हो, चाहे पुरुष हो, बच्चा हो, सबका सम्मान करना चाहिए, वो अच्छा चरित्र वाला व्यक्ति होना चाहिए। अगला सतत प्रयास करने वाला होना चाहिए, लगातार प्रयास करना चाहिए। कोई सफलता मिल जाए, असफलता मिल जाए तो भी कोशिश करनी चाहिए कि अगली बार सफलता मिल जाएगी, तो सतत प्रयास करने वाला होना चाहिए। नैतिक और दयावान होना चाहिए। नैतिक यानी वो मानवीय मूल्यों को पता होना चाहिए। वो दयावान, हमेशा दया करने वाला होना चाहिए कि कहाँ पर किसके पास काम करना है, दया करने वाला होना चाहिए, ठीक है। देखो अगला सूचना संग्रहण करने वाला होना चाहिए। प्रत्येक जगह की अगर आपकी सूचना वो संग्रहण करनी चाहिए।
ठीक है, अच्छी स्मृति वाला होना चाहिए, अच्छी याददाश्त वाला होना चाहिए। ये सारे के सारे गुण हैं किसके होने चाहिए? नेता के। किसके होने चाहिए? नेता के। किसके होने चाहिए? नेता के। कोई डाउट है क्या? समझ में आ गया? तो अगर ये सारे गुण हैं तो वो क्या होंगे? नेता। और वो अगर ऐसा हो जाए तो राम राज्य आ जाए, लेकिन ऐसा संभव अभी वर्तमान में तो नहीं है। एक व्यक्ति के अंदर एक चीज तो बेहतर हो सकती है, 99 चीज गलत होती है। लेकिन आपको शायद पता होना चाहिए, आप 99 अच्छे काम कर दो और एक गलती कर दो, व्यक्ति वही देखेगा, बाकी वालों को कोई लेना देना नहीं। तो आप विशेषकर ये ध्यान रखिएगा। चलो, नेतृत्व 3 प्रकार का होता है, लिखो। नेतृत्व कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक होता है प्रजातांत्रिक, नेतृत्व 3 प्रकार का। एक होता है प्रजातांत्रिक, एक होता निरंकुश 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 नेतृत्व, और एक होता अहस्तक्षेपी क्षेपवादी, अहस्तक्षेपवादी। ठीक है, ये नेतृत्व कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, प्रजातांत्रिक, निरंकुश और हस्तक्षेपी। अब देखो, प्रजातांत्रिक नेतृत्व होगा, इसमें नेता होगा, उसको कोई लेना देना नहीं कि मेरा नाम कितना बढ़ेगा। उसका काम होगा इस बारे में कि समूह, उस संगठन के कैसा भला हो सके। और सबसे अच्छा कौन सा होता है? प्रजातांत्रिक। मान लो मैं नेता हूँ, एक संगठन का नेता हूँ। संगठन का मतलब किसी भी जगह का हो सकता है, स्कूल का प्रधानाचार्य क्यों ना हो। मान लो एक स्कूल का प्रधानाचार्य है, वो प्रजातांत्रिक है, तो सभी शिक्षकों की बात सुनेगा, सभी शिक्षकों के साथ बैठक करेगा, सभी शिक्षकों को पूछ के कोई दूसरा काम करेगा, ऐसा कर सकते हैं क्या? हो, ठीक है, उसका नाम हो ना हो कोई मतलब नहीं, लेकिन काम होना चाहिए बच्चों का। और आगे बात समझ में, तो ये किसकी बात देखता है? ये समूह की बात देखता है, समूह का लाभ देखता है। ठीक है, किसकी बात देखता है? समूह की। निरंकुश होता है, यह सिर्फ व्यक्तिगत पूजा करता है, व्यक्तिगत होता है, बस मेरे अलावा कोई नहीं, सिर्फ मेरा नाम चलना चाहिए, बाकी किसी कोई नहीं, ना किसी को पूछता ना किसी को बात। किसी का भला हो तो ठीक है, किसी का भला नहीं हो तो उससे भी अच्छा बात है, बस मेरा नाम होना चाहिए, मैं काम करना चाहिए। तो ये निरंकुश नेतृत्व। कोई डाउट है? और अहस्तक्षेपी, इसको कोई लेना देना नहीं है, कैसे भी चलता रहो, तो इसमें कोई मतलब ही नहीं है। तो ये तीनों बात समझ में आ गई? और आ गई क्या? प्रजातांत्रिक नेतृत्व होता है तो समूह में सजगता होती है, जागरूकता होती है, मोटिवेशन होता है, और बहुत कुछ काम इसमें होता है। इसमें होता है तो व्यक्ति की उदासी होती है, निराशा होती है, और डर के काम करते हैं। इसमें होती है बिल्कुल निराशा, कोई काम ही नहीं होता है। और आगे बात समझ में, तो ये नेतृत्व कितने प्रकार? कोई डाउट है? बस इतना ही नेतृत्व पढ़ना है। किताब में देखो, किताब में भी ज़्यादा है, 2 पेज का होगा, और इतने छोटे छोटे लाइनें लिखी है उसमें, तो कम से कम 4-5 पेज अपने एक एक पेज में लिख लिया, बस इतना सा पढ़ना। कोई डाउट है? चले आगे, इसके 2-4 क्वेश्चन देख ले, देख लो, फिर क्वेश्चन देख लो। नेतृत्व के गुण, पहला क्वेश्चन, एक सच्चा नेता अपने अनुयायी यानी अपने जो संगठन के लोग हैं, एक सच्चा नेता अपने अनुयायियों के व्यवहार में क्या करना चाहता है? केवल मात्रात्मक परिवर्तन, केवल गुणात्मक परिवर्तन, या दोनों नहीं, या दोनों? दोनों करना चाहता है ना। एक नेता होता है, एक नेता अपने, वो प्रजातांत्रिक नेता, वो क्या करना चाहता है कि मेरे समूह का भला हो और अच्छा भला हो और बहुत बड़ी संख्या में भला हो। तो मात्रा भी अच्छी होनी चाहिए और गुणात्मक भी होना चाहिए, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों होनी चाहिए। और आगे बात समझ में, ये तय करता है। कोई डाउट है? अगला, आप कक्षा का नायक एंड मॉनिटर किस छात्र को बनाना चाहोगे? होशियार और बुद्धिमान छात्र को, सुंदर और हष्टपुष्ट छात्र को, प्रधान अध्यापक के पुत्र को, या सर्वाधिक उड़नती बालक को?
होशियार और बुद्धिमान बालक को बढ़ाएंगे। होशियार है, समझदार है, उसको पता है, और बुद्धिमान अपने बुद्धि से काम करेगा, इसलिए उसको बढ़ाएं। हालांकि जो मॉनिटर होता है क्लास का, वो अपने आप में प्रधानाचार्य से कम नहीं समझता है, और उसको नहीं पता है कि वो प्रधानाचार्य के बाद वही नेता बनेगा। एक विद्यालय का नेता कौन होता है? प्रधानाध्यापक होता है। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला, नेता के लिए किस विषय का सर्वाधिक आवश्यक होता है ज्ञान? किसका वर्ग? देखो, एक नेता किस विषय का सर्वाधिक ज्ञान होना चाहिए? मनोवैज्ञानिक, राजनीति का, सम्मोहन का, शक्ति का, या प्रभावित व्यक्तित्व का? मनोवैज्ञानिक ज्ञान होना चाहिए। कैसा ज्ञान होना चाहिए? मनोवैज्ञानिक ज्ञान। बाकी वाला ज्ञान कोई काम का नहीं है। अगला, शिक्षक के किस गुण को छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं? तो प्रभावी शिक्षण का। अच्छा पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है, उस पर वो उसके गुण की प्रशंसा करते हैं। तो 1-3 नंबर सीधा सिंपल सा आंसर है। तो नेतृत्व तो केवल उस व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जिसमें गुण क्या होना चाहिए? उच्च आदर्श होने चाहिए। क्या होना चाहिए? उच्च आदर्श। और उच्च आदर्श में अपने जितने भी गुण लेके वो सारे इसमें ही आते हैं। कोई डाउट है क्या? सामान्य व्यक्ति जैसा नहीं होना चाहिए। प्रतिष्ठान व्यक्ति, यानी जो कोई बड़े पैसे वाला जरूर नहीं है। क्रूर व्यक्ति तो होना ही नहीं चाहिए। तो ये सब उच्च होगा। कोई डाउट है? सिंपल सा है, तो सवाल ही नहीं है। नेतृत्व तो चाहे किसी प्रकार का क्यों ना, उसका आधार एक ही माना जाता है, और वह है समूह की प्राथमिक की पूर्ति करना। यानी नेतृत्व कैसा भी हो, सबका उद्देश्य क्या होना चाहिए? समूह, यानी उस क्षेत्र की विकास होना, उस समूह का विकास होना। तो प्राथमिकता होनी। कोई डाउट? बाल्य अवस्था में बालकों की दोस्ती केंद्र बिंदु होती है। बाल्य अवस्था में बालकों की दोस्ती का केंद्र बिंदु क्या होता है? बौद्धिक और शैक्षणिक स्तर की समानता, सामाजिक स्तर की समानता, परिवार मित्रों के साथ आदान प्रदान, या सहभागिता? बताओ। ये सवाल बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। बताओ फिर। बाल्य अवस्था, बाल्य अवस्था तो जानते हो। बाल्य अवस्था कौन सी अवस्था कहलाती है? कितनी उम्र होती है लगभग? और 12 से लेकर 18 वर्ष की उम्र बाल्य अवस्था कहलाती है। और पढ़ी है ना? सबसे पहले होती है शिशु अवस्था, शिशु को हम शैशव अवस्था कहते हैं। और उसके बाद अवस्था कौन सी होती है? बाल्य अवस्था, हाँ सॉरी, बाल्य अवस्था और किशोर अवस्था। जो मैं 12 से 18 बोला वो किशोर अवस्था है। और फिर 5 या 6 से लेकर 12 वर्ष की उम्र होती है वो बाल्य अवस्था होती है। और वयस्क अवस्था होती है जो 18 से लेकर लगभग 45 वर्ष तक होती है। और उसके बाद प्रौढ़ अवस्था, सॉरी 35 तक होती है, 35 से 50 तक होती है प्रौढ़ अवस्था। और उसके बाद वृद्धावस्था होती है। तो ये बाल्य अवस्था में बालकों की दोस्ती का केंद्र क्या होता है? यानी 5 से लेकर 10 साल 12 साल के बच्चे किससे दोस्ती करना चाहेंगे ज्यादातर? हैं? जरूरी है? कोई छोटा सा बालक नहीं देखा कोई? आप चलो जाओ यहाँ से जयपुर चले जाओ, जो कोई आपका रिश्तेदार नहीं रहता, लेकिन वहां पे वो किसी के बच्चे के साथ खेलना शुरू कर देगा। क्यों? उस बच्चे को बालक पता थोड़ी है कि वो होशियार है कि नहीं है। और दोस्ती होती है कि जरूर तो ना कोई दोस्त ऐसा दोस्त होता है जो बुद्धि देख कर दोस्ती थोड़ी की जाती, तो पैसे देख कर। तो बताओ, जल्दी बताओ। बिल्कुल, क्या होता है? सहभागिता। सहभागिता का मतलब साथ देने वाला, साथ रहने वाला। अगर कोई जो बाल्य अवस्था में बालक उसके साथ लगातार जो खेलेगा उसी के साथ वो दोस्ती करेगा, दूसरे के साथ नहीं कर सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सहभागिता। कोई डाउट है क्या? चित्त मिले तो चेला बनाओ, और गुण मिले तो गुरु, और बाकी मन मिले तो दोस्त बढ़ाओ, बाकी नहीं रहो तो अकेला। अगर चित्त मिल जाए, मन मिल जाए, गुण मिल जाए, और नहीं तो फिर अकेला हो। गुण मिल जाए तो क्या बना लेडो? गुरु। और चित्त मिल जाए तो चेला, और मन मिल जाए तो दोस्त, बाकी और जिंदगी में अकेला लेना ही बेहतर है। APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, क्या कहा था? कि जो आज आपके साथ है जरूर नहीं कल आपके साथ हो। ठीक है? नेतृत्व का बुनियादी आधार माना जाता है समूह की हित, समूह का हित करने वाला ही बुनियादी आधार है इसका।
अच्छे नेता के गुण के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, अरे ये तो आप अब ये समझे, एक लिखाने या कोई पढ़ाने की बात थोड़ी है, सवाल नॉर्मल सा है। एक अच्छे नेता के गुण होने के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? अरे नेता, नेता कोई राजनीति वाला नेता थोड़ी है। अरे भाई आपने अभी लिखा नेता के गुण, हाँ लिखे, उसमें नेता क्या, अच्छा आदर्श होना चाहिए, अच्छा व्यवहार होना चाहिए। अच्छा आदर्श व्यवहार विद्यालय का, जो प्राथमिक विद्यालय कहा जाता है बालक का जन्म से लेकर, वो है परिवार। परिवार से सब कुछ सीखता है ना। संस्कार, संस्कार की बात करते हैं, संस्कार अपने माता पिता से ही मिलते हैं। कोई अपना हमारे साथ कोई ऐसी बेइज्जती या ऐसा अपने साथ दुर्व्यवहार कर ले तो हम कहते हैं ना कि तार माँ बाप ऐसे संस्कार दिया। सीधी बात यही आती है अपने मुंह से। और आती है क्या? वो संस्कार कहाँ से आएंगे? परिवार से। वो शिक्षा कहाँ से आएगी? परिवार से। व्यक्ति को पता चलता है, व्यक्ति आप जो लोग व्यवहार कर रहे हैं ना, ये व्यवहार आपके परिवार का व्यवहार बताता है, आपका लालन पालन बताता है, आपका परिवेश बताता, आपका कल्चर बताता, आपका संस्कार बताता कि आप किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। और आगे बात सोच में, और कोई डाउट है क्या? नहीं। तो सबसे पहले परिवार से ही सीखता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो कोई बात नहीं। व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रशंसा को नवी तकनीकी भाषा में क्या कहा गया? कोई समूह है, समूह की बहुत बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं, तो उसको तकनीकी भाषा में क्या कहा? अरे भाई अब इसे कह रहे, थोड़ा दिमाग चलाओ, थाड़ में है कौन ही वो है तो चलाओ फिर जल्दी से। बस पुरस्कार, और अच्छा काम करने वालों को क्या दिया जाता है? पुरस्कार। तो तकनीकी भाषा में पुरस्कार तो कहेंगे प्रशंसा करने वालों को, बहुत अच्छा काम किया हो, ताली बजाओ जोरदार, तो कहते हैं क्या? बस ये तो सवाल है। आपके दोस्त का पुत्र आपकी कक्षा में पढ़ता है, उसकी प्रति आपका व्यवहार क्या होना चाहिए? सामान्य छात्र के प्रति होना चाहिए भाई, कोई ज्यादा अलग तो नहीं होना चाहिए। क्या अगला सवाल है? कक्षा में पढ़ते समय एक छात्र आपस में आपसे एक प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर आपको मालूम नहीं, ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? उसके प्रश्न का यथासंभव उत्तर दोगे और बाकी प्रयास ही कर सकते हैं। कर सकते हैं, ठीक है। बाकी वाला हम ये भी उत्तर हो सकता है कि आप कल भी उत्तर दे सकते हैं, लेकिन कल उत्तर देने से पहले बेहतर है कि पहले बता दो ये ऐसा ऐसा हो सकता है, और इससे बेहतर हम कल बता सकते हैं, ठीक है। तो जितना हो सके उतना उत्तर तो दे सकते हो, इसलिए सबसे पहले यही काम करना। हो गए? लिख लो, ये टॉपिक हेडिंग लगा दो। अब लिखो सृजनात्मकता। क्या कहते हैं इंग्लिश में इसको? सब जानते ही हो, कुछ मा दिया करना, करते हैं। सबसे ज्यादा सृजनात्मकता बाल्यावस्था में व्यक्ति करता है, सबसे ज्यादा बाल्यावस्था में करता है, और उसके बाद वो थोड़ा अलग हो जाता है। चले लिखो फिर इसमें सृजनात्मक में लिखो। नवीन विचारों, वस्तुओं और व्यवहार का सृजन करना। नवीन विचारों, वस्तुओं और व्यवहार में व्यवहार का सृजन करना है ना, व्यवहार का सृजन करना सृजनात्मक कहलाता है, सृजनात्मकता कहलाती है, ठीक है। ये कुल मिला के सृजनात्मक का मतलब नई नई चीज करना, बस कुछ नहीं समझना इसमें, इतना ही समझना है कि नई चीज बनाना, नई चीज करना, वो सारे क्या है? सृजनात्मकता। और सृजनात्मकता कौन है? छोटा सा बालक से लेकर बड़ा व्यक्ति भी कर सकता है, और कर सकता है इनोवेशन, सृजनात्मकता, नई चीज बनाने का। वो कौन कर सकता है? उसकी विशेषता क्या? लिखो सृजनात्मक की विशेषता।
सृजनात्मकता की विशेषता। सृजनात्मक की विशेषता क्या, देख लीजिए। अब सृजनात्मक नई चीज सृजन कौन कौन कर सकता, लिखो। पहला जिज्ञासु, बुद्धिमान व्यक्ति। जो जिज्ञासु है, जो सीखने की इच्छा, वो ज्यादा सोचेगा, वो कर सकता है। एक कौन कर सकता, दूसरा बुद्धिमान व्यक्ति कर सकता है, ठीक है। तीसरा कौशल, कौशल एंड स्किल, जिसके पास कौशल स्किल है वो कर सकता है। चुनौती पसंद करने वाला, कोई लक्ष्य चुनौती पसंद करता, नहीं मैं तो ये करके ही रहूंगा, ठीक है। नए प्रयोग करने वाला, नया प्रयोग करने वाला, क्वेश्चन लिखना, भयभीत नहीं होना, यानी नया प्रयोग करते समय भयभीत नहीं होने वाला ही कर सकता है कि भाई मैं नया काम कर रहा हूँ, सही होगा कि नहीं होगा, वो पहले नहीं सोचे, वो बाद में सोचेगा, बाद में देखेंगे क्या, पहले शुरू तो करो, ठीक है। अगला विश्लेषण और संश्लेषण करने वाला, प्रत्येक चीज का विश्लेषण, उसकी तह तक जाना, विश्लेषण संश्लेषण करना, उसमें से अच्छी चीजें छांटना, वो सारे काम कौन करेगा, वो व्यक्ति कर सकता है जो सृजनात्मक की काम करेगा। कोई डाउट है क्या? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, और सारी चीजें वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी होना चाहिए। उड़ती हवा या उड़ती बातों पर बात नहीं करनी चाहिए। किस पर बात करनी चाहिए? वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर। किस पर बात करनी चाहिए? वैज्ञानिक दृष्टिकोण। कोई डाउट है क्या? आगे बात समझ में। सामान्य अर्थों में छोटा सा शब्द है सृजनात्मकता, लिखो, हेडिंग लगाओ। बालक में सृजनात्मकता विकसित करने के प्रमुख कारक ये बालक कब आप सृजनात्मक कर सकता है, उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो, स्कूल हो चाहे कहीं दूसरी जगह हो। तो पहला, उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय देना। ऐसा नहीं कोई क्वेश्चन पूछा, उत्तर दे रहा, उससे पहले ही बैठा दो, अरे बैठ जा, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको पूरा उत्तर सुनना चाहिए। उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय। ठीक है। अभिव्यक्ति के लिए अवसर, वो क्या बोलना चाहता है उसको बोलने तो दो पहले। अभिव्यक्ति का अवसर, वो बोलना चाहता है वो तो बोलने तो दो भाई पहले। तो ये अभिव्यक्ति का अवसर। पाठ्यक्रम का उचित समायोजन, जो पढ़ा रहे हैं उसमें भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जिससे व्यक्ति कोई नई चीज बनाने का प्रयास करे। पाठ्यक्रम का उचित समायोजन। मूल्यांकन प्रणाली में सुधार, जो कॉपी चेक करते हैं या दूसरा मूल्यांकन करते हैं, बच्चों को नंबर देते हैं, उसमें सुधार करना चाहिए। नंबर रटा पद्धति पर नहीं, ताकि उसका उत्तर सुनकर आंसर देना चाहिए, उत्तर देना चाहिए, उसका नंबर देना चाहिए। तो मूल्यांकन पद्धति पर सुधार होना चाहिए। खेल क्रियाओं का आयोजन होना चाहिए। खेल कूद करोगे ज़्यादा तो फिर उसमें भी आप क्रियात्मक हो सकते हो। तो खेल कूद आयोजन का, ये मुख्य बातें हैं। बहुत सारी और भी है, लेकिन ये मुख्य बातें हैं कि बच्चों को आप किस प्रकार बता सकते हैं। कोई डाउट है क्या? और कोई डाउट है क्या? इसके अलावा बच्चों को उपाय दे कि शाब्दिक, अशाब्दिक यानी वर्बल, नॉन वर्बल, आप वो क्रिया करके भी उसको बता सकते हैं। जैसे मान लो ये इतने रुपए है, इतने पैसे है, इतने लोग हैं, कैसे बांटोगे। एक चित्र दे दिया, जैसे रीजनिंग है सर, रीजनिंग में चित्र दे दिया, चित्र का एक पार्ट गायब कर दिया, बताओ यहाँ चित्र कैसे बढ़ेगा। एक मानचित्र दे दिया, एक मानचित्र में यहाँ से जाओगे, कैसे जाओगे। और क्वेश्चन पहली नहीं आती, पहली एक कुल मिलाकर पहली वाली व्यवस्था करोगे तो उस व्यक्ति के अंदर सोचने की क्षमता ज़्यादा बढ़ेगी। कोई डाउट है क्या? समझ में आ गया? और समझ में आ गया क्या? बस इतना था सृजनात्मक है, 4 लेना कहीं।
और आगे बात समझ में? लंबा चौड़ा बहुत है किताबों में, हमें इतना ही पढ़ना। कोई डाउट है क्या? चले आगे, इसके क्वेश्चन देख लेते, फिर आज के लिए बस इतना ही। चलो, आज तो क्लास हो गई 2 घंटे की। चलो, सृजनात्मकता सवाल देख लो, ये पीडीएफ में डाल दूंगा ना आपके यहाँ, टेलीग्राम पर भी आ जाएगी और आपके ग्रुप में भी आ जाएगी, देख लीजिएगा। पहला, अध्यापन की किस विधि से सृजनशीलता का अभिवर्धन नहीं कर सकते हैं, तो बताइए कि किस व्यवस्था में आप सृजनात्मक नहीं कर सकते? बताओ, जल्दी बताओ। व्यक्ति सृजन कब नहीं कर सकता, किस अध्यापन की विधि में? किसमें? खोज विधि में? वे क्या विधि में? कैसे बता सकते हो? ये इसका आंसर ये होगा, आंसर सही है। वे क्या, देखो, वे क्या, मैं आया बोल के चला गया, बस भाषण दे के चला गया, वो वे क्या, उसमें आपकी कोई दिमाग में कोई असर पड़ा, सोचने की क्षमता हुई किया नहीं हो, तो आप कोई नई चीजें सोच नहीं सकते। लेकिन खेल विधि, खेल करा रहे हैं, उसमें व्यक्ति सोचेगा इसको कैसे हराना है, वो सोचेगा ना, और सोचेगा नहीं सोचेगा तो उसमें क्रियात्मक बढ़ेगी। प्रोजेक्ट विधि, कोई प्रोजेक्ट दे दिया, ऐसे बढ़ाओ ऐसे बढ़ाओ ऐसे बढ़ाओ, तो प्रोजेक्ट में सोचेगा जल्दी से कैसे करें। तीसरा, खोज विधि, कुछ चीज बता दी कि आप डाक टिकट खोज के लाओ, आप जोड़ जाओगे किताबों ढूंढे वगैरह, खोज विधि ये तो होती है, तो कुछ खोजोगे तो नई चीज मिलेगी, कैसे नई तरीके जल्दी से कैसे खोज सकते हो, तो ये क्रियात्मक बढ़ेगा। तो इसका आंसर क्या नहीं होगा? ठीक है। अगला, अध्यापक विद्यालय में वैज्ञानिक दृष्टिकोण किस प्रकार पैदा कर सकते हैं? अध्यापक विद्यार्थियों में किस प्रकार का वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा कर सकते हैं? वैज्ञानिक की उपलब्धि बताकर, उसे प्रैक्टिकल करवाकर, प्रयोग करवाकर, निरीक्षण करके परिणाम निकालकर, विज्ञान संबंधी पुस्तकें पढ़वाकर। प्रयोग करवा के, निरीक्षण करके, परिणाम निकाल कर उसको बता सकते हैं कि वैज्ञानिक इस प्रकार करते हैं। और आगे बात समझ में, जैसे कि वो बताता, आपने विज्ञान में पढ़ा होगा एक प्रिज्म का बारे में, सूर्य में 7 कलर वगैरह निकलते हैं, तो वो लाएगा सूर्य चंद्रमा, सूर्य ग्रहण चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में होता है तो क्या होता है, एक बोल लाइए। आपने कहीं देखा होगा ना ऐसा, जब मैं पढ़ता था तो तब होता था ऐसा। हमारे टीचर बहुत अच्छे थे, उन्होंने विज्ञान में बहुत अच्छी तरीके से बताया था। वो एक बड़ी सी फुटबॉल लेके आए, अरे हंस रहे क्या, सही है ना? हाँ, तो उन्होंने बताया कि बड़ी सी फुटबॉल थी, एक छोटी सी गेंद थी, एक उससे भी छोटी गेंद थी, कि ये चंद्रमा है, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है। एक बड़ी सी टॉर्च लाए, टॉर्च लगाई, पूरे क्लास में अंधेरा किया, फिर बताया यहाँ पर कि ये सूर्य यहाँ पर चमकता है, तो सूर्य इस प्रकार घूमता है, पृथ्वी इस प्रकार घूमती है, जब ऐसी स्थिति होती है तब यहाँ दिखाई नहीं देता, इसलिए यहाँ ग्रहण हो जाता है। वो सारी चीज़ें बताई थी। तो ये सारा क्या परिणाम ये होता है। ठीक है। कक्षा में छात्रों के व्यवहार को अनुशासित करने वाला प्राथमिक कारण क्या होना चाहिए, बताओ। कक्षा में छात्रों के व्यवहार को अनुशासित करने वाला प्राथमिक कारण, व्यवहार में, छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन, बस छात्र की प्रेरणाएं होनी चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए कि छात्रों के अंदर मोटिवेशन किस प्रकार है। आप सृजनात्मक के विकास हेतु कौन सी शिक्षण विधि अपनाएंगे? सृजनात्मक विकास में कौन सी विधि अपनाएंगे? कहानी बताओगे, व्यक्ति का इतिहास बताओगे, व्याख्यान करोगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। सृजनात्मक करना है तो आपको समस्या देनी पड़ेगी, समस्या के समाधान के लिए उसको ढूंढना है। मैंने कह दिया, एक सवाल दे दिया 4, कल किताबें ढूंढ के लाना, ढूंढ के लाओगे, कहाँ से ढूंढ के लाओगे? वो आपकी समस्या का समाधान करने के लिए तो नई नई चीजें खोजोगे, तो वह वाली चीज होगी। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। संवैधानिक मुद्दों पर बोलते हुए शिक्षक का विश्वासी और सक्षम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, अगला, एक बालक बालिका को सामाजिक विकास का अभिकरण किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? कहते हैं जो भी क्वेश्चन,
ये बालक बालक सामाजिक विकास का आधारभूत क्या है एक बालक का? तो सबसे पहले उसके माता पिता और परिवार होता है बालक बालिकाओं का सबसे आधार। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आधार। ठीक है, आपके विचार से अच्छे शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? सभी धर्म जाति वालों को समानता से व्यवहार करना चाहिए, अपने जीवन को अधिक सुंदर और सुव्यवस्थित करना चाहिए, सृजनात्मक क्रिया तो विश्वास रखना चाहिए और जीवन में नए मूल्यों नए विचारों परिवर्तन का स्वागत करना चाहिए। तो एक अच्छे शिक्षक का काम होता है कि नए जीवन के नए मूल्य नए विचारों और परिवर्तन का स्वागत करना चाहिए। ये भी आंसर सही है, सृजनात्मक क्रियात्मक विश्वास रखना चाहिए, लेकिन ये भी सही, दोनों भी राइट हो सकते हैं। ठीक है, बस इतने क्वेश्चन थे। ठीक है, कोई डाउट है? बस तो आज के लिए भाई ये शिक्षण अभिरुचि है। बाकी वाला अगली क्लास में 3-4 टॉपिक और है वो पूरे कर लेंगे। ठीक है।